जय श्री राधे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। यानी इंग्लिश ग्रामर को हम रेगुलर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी। ये कोर्स की तरह चलने वाला है, लेकिन ये जो वीडियोस मिलेंगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, क्योंकि लाइव अभी हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आज से हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम पहले अपना सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख भी रखा है। और आप लोगों को मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जिससे आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि अब इस टॉपिक के बाद हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आपको एक पूरा ओवरव्यू आपके दिमाग में सेट होगा, जिससे चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं अब क्या है और कैसे है, नया नया नहीं लगेगा सब कुछ। एक बार आपको थोड़ा सा मैं हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा तो पहले पढ़ रखा है। अब जब टॉपिक पर दोबारा से आएंगे उसको डिटेल में पढ़ने के लिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा पढ़ रखा है, अब इसके बारे में सही से जानेंगे, ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा रहे, आप उत्सुक रहें कि पहले थोड़ा सा पढ़ा था, अब डिटेल में समझेंगे कि क्या है, ताकि आपको मजा आए और आपके अंदर एक रुचि बनी रहे सीखने की। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, पूरे कंटेंट को देखेंगे। तो पूरी इंग्लिश, देखिए एक तो आपका लिटरेचर होता ही है। लिटरेचर जो स्कूली बुक्स आप पढ़ते आए थे, एक्चुअली वो पार्ट ऑफ कंप्रीहेंशन होता है कि आपको पढ़ना है चैप्टर अपना, उसको समझना, उसके बेस्ड पर आपको क्या देने होते हैं, उसके आंसर देने होते हैं। वो पार्ट आपका पूरा लिटरेचर का पार्ट अगर ग्रामर के पर्पज से देखेंगे तो किसमें कवर हो जाता है, आपका कंप्रीहेंशन में कवर हो जाता है, जिसमें अनसीन और सीन दोनों पैसेज हम कवर कर लेते हैं। न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, आर्टिकल भी ले सकते हैं। तो वो लिटरेचर हमने साइड रखा है। हमने पूरा ग्रामर ग्रामर को लिया है, जिसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, क्योंकि सेक्शन से चीजें तोड़ तोड़ के बड़ी जल्दी याद हो जाती है। देखिए, पहला है ग्रामर सेक्शन, जिसको हमने सेक्शन ए का नाम दिया है, यानी पार्ट ए। और दूसरा है आपका बुकैब। बुकैब का बड़ा खेल है, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखेंगे उनमें आपको बुकैब आनी चाहिए। बुकैब इन द सेंस नॉट जस्ट ओनली वर्ड मीनिंग्स, दैट इज ऑल्सो थिंग्स रिलेटेड टू योर कॉप अप टू इंग्लिश। एंड सेक्शन सी, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश की पार्ट की, इंग्लिश की हिंदी करना, उसे समझना, उसके भावों को समझ पाना और उस पर बेस्ड आंसर्स को दे पाना, रेदर देन टू जस्ट रीड एंड फंबल। एंड इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सीन पैसेज भी पढ़ेंगे और अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज कुछ नहीं होते, पैसेज जस्ट पैराग्राफ्स होते हैं जो आप लोग पढ़ते ही आए हैं। लेकिन मैटर करता है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप अपग्रेड होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं आपकी क्लास वाइज, वैसे ही वैसे इन अनसीन पैसेज का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, जिससे समझने में इनको थोड़ी सी टफनेस आने लगती है। एक समय के बाद, एक समय के बाद बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या चल क्या रहा है इसमें। और ये न्यूज़पेपर इसी का पार्ट है, आर्टिकल्स भी हम अभी कवर करेंगे। सेक्शन 4 यानी पार्ट डी, इसके अंदर ये जो है, ये जो हमने पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इस सब की प्रैक्टिस जो होगी वो इनके फॉर्म्स में होगी। यानी इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ये हैं। कैसे कैसे पूछे जाएंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन, या तो फिलअप्स की फॉर्म में आएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, या फिर आपको एक सेंटेंस लिख के दे दिया जाएगा कुछ भी, उस सेंटेंस की फॉर्म में आएगा। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तब हम आप समझेंगे कि एक्चुअली वो क्या है। आइए, तो सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड बनता कैसे, जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं ना शब्द राम, तो पहले रा था, फिर म था, आपने र पे आ की मात्रा लगाई, म जोड़ा, तब आपने एक राम बनाया। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना कि शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक मेल। यानी वर्ड जो होंगे वो जुड़े, यही काफी नहीं है, ये भी होना चाहिए कि उनका एक मीनिंग हो, मीनिंगफुल सेंस हो। राम राम मतलब है कोई, ठीक है कि नहीं। तो सेम ऐसे ही अगर हम हिंदी
अल्फाबेट के वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हिंदी का वर्ड बनता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, यानी इंग्लिश में वर्ड की फॉर्मेशन भी किससे होगी? अल्फाबेट के लेटर्स से होगी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए जैसे वेयर इज द मार्कर, अब अगर मैंने अल्फाबेट के लेटर्स को लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने बी सी डी ई, अब ये एक वर्ड तो है, लेकिन इसका एक क्या एक वर्ड है? वर्ड है ही नहीं एक्चुअली में। वर्ड क्या है? इस ये हमने लेटर्स को ज्वाइन तो कर दिया, मिला करके लिख दिया, लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल सेंस ही नहीं है, तो इसको एक वर्ड कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम लेटर्स को जोड़ें, ये क्या है? अल्फाबेट के लेटर्स में जो हम पढ़ते हैं, ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं एबीसीडी में, जिसे आप एबीसीडी कहते हैं, उनको हमने जोड़ा, लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल सेंस ही नहीं, तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। वहीं में अगर मैं बोल दूं क्या स्मॉल, इसका एक मीनिंग है। ये मैंने लेटर्स जोड़े, एस एम ए डबल एल, ये क्या जोड़ा? मैंने लेटर्स को जोड़ा, लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया, तो इसका एक मीनिंगफुल सेंस है कि स्मॉल में छोटा होता है। इसका कोई सेंस है। मैं अपना नाम लिख दूं, अपना नाम लिख दूं तो उसका भी कोई मीनिंगफुल सेंस है? एक समझ पा रहे हैं कि यस, सत्यम कोई चीज है जो कि किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम है। तो समझ पाए वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? इसे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा, बस वैसे तो डिटेल में भी इतना ही होता है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है और क्लाउज में फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है? ये एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, ज्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, बस एक बिना मम्मी पापा के है और एक विथ। चलिए देखिए, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज और क्लाउज ये दोनों ही क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ वर्ड से मिलकर के दोनों बने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? क्लाउज की, तो क्लाउज के पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही अपने होते हैं। और वहीं हम बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज के पास ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। जैसे देखिए, इन दोनों को यहाँ उठा करके ला रहा हूं और यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले देखिए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जैसे मैंने कहा ब्लैक कार, तो ये एक वर्ड था और ये एक वर्ड था, इन दोनों ने मिल मिल करके क्या बना दिया? एक फ्रेज बना दी, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है। आगे बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। अब इसको, ये तो है नाउन फ्रेज, ये कैसे यूज हो रहा है? एज अ नाउन। ब्लैक कार, तो ब्लैक कार क्या एक नाउन? अभी बात करेंगे, आपको नाउन नहीं पता हो तो ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। ऐसे ही फ्रेज किसका भी हो सकता है? एडजेक्टिव का भी होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? क्वालिफिकेशंस बताए। तो एडजेक्टिव का भी हो सकता है। एडजेक्टिव के लिए क्या हो सकता है? वेरी ब्यूटीफुल, हाँ जी, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या है? फ्रेज है। इस पर कोई ना सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है? फ्रेज है। अब आइए क्लाउज। क्लाउज भी क्या होता है? क्लाउज भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। अब क्लास दो तरीके के होते हैं, पहले समझिए। जैसे मैंने कहा मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है भाई? तो ये क्या है? एक सेंटेंस भी है, लेकिन ये एक क्लाउज भी है। इसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, किसी काम को करने वाला। और देखिए वर्ब भी है अपनी, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो है नहीं। ठीक है कहीं? आइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं ही विल पास, वह पास हो जाएगा। इफ ही वर्क हार्ड, यदि कठिन परिश्रम करे तो, करता है तो। इफ ही वर्क, इफ ही वर्क्स हार्ड,
देखिए अब ये क्लाउज है। अब देखिए एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस के अंदर दो क्लाउज है। पहले तो एक सेंटेंस था, एक क्लाउज था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर क्लाउज वन ही विल पास, यहां तक एक अपना सेंस है। और इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करे तो। तो देखिए ये जो है ही विल पास, वह पास हो जाएगा, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है इसके पास, इसको कोई जरूरत नहीं है किसी और सेंटेंस की पूरा होने के लिए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करे तो। लेकिन इसके पास क्या है, अपना कंप्लीट सेंस नहीं है। ये इस पहले वाले सेंटेंस के यानी पहले वाले क्लास के बिना अधूरा है। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करे तो क्या, इसीलिए ये इसके बिना अधूरा है। इसीलिए हमने इनको दो कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद कमा के खा सकता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। और इसको बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लाउज, निर्भर। डिपेंडेंट का मतलब तो आप समझते हो जी। आइए अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। देखिए हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट टॉपिक्स के नेम है, उन्हें ओवरव्यू कर रहे हैं। कल से हम टॉपिक वाइज एक एक चीज को, वन टॉपिक को पकड़ेंगे, फिर से खत्म करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करके हम पूरी को खत्म करेंगे। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में तो बस सिलेबस का ओवरव्यू हो पाएगा। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखिए वर्ड्स बनाए। अब जब हम वर्ड्स हमने बनाए हैं तो हम उन वर्ड से क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस, वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य बनाते हैं। अब जो वर्ड्स हमने बनाए हैं उन वर्ड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया, उन वर्ड्स को हमने कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे देखो भगवान ने इंसान बनाए, अब इंसान बनाए तो इंसानों में भी कैटेगराइज कर दिया, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये अच्छा है, ये वाला बुरा है, ये वाला थोड़ा सा काला लगता है, ये वाला थोड़ा सा मोटा है और ये वाला थोड़ा सा पतला है ना। तो ये क्या किया, हमने कैटेगराइज कर दिया, चीजों को कैटेगराइज कर दिया। ऐसे ही हम बर्ड्स को उनके वर्क्स के बेसिस पे, यानी कौन से शब्द क्या काम करते हैं, इसके बेसिस पर, इसके हिसाब से हमने उन वर्ड्स को भी कैटेगराइज कर दिया कि अच्छा जो ये वाला काम करेगा ना उसको नाउन बोलेंगे, जो ये वाला काम करेगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे। समझ गए कि नहीं भाई बात। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेलेगा तो उसको क्रिकेटर बोलेंगे, कोई अगर पढ़ेगा तो उसको पढ़ने वाला बोलेंगे, अगर कोई रेस करेगा तो उसको रेसर बोलेंगे, अगर कोई स्विमिंग करेगा तो उसको स्विमर बोलेंगे, अगर कोई बाइकिंग करेगा तो उसको बाइकर बोलेंगे। हाँ जी, तो सेम कैटेगरी इधर है। तो नाउन क्या होता है वो भी समझते हैं, चलिए कैसे क्या क्या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर कोई वर्ड काम करता है किसका, नाउन को हमने कैसे कैटेगराइज किया है, नाउन इज द वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और सच एन इंडिविजुअल। किसी भी चीज का नाम हो, अगर नाम है, अगर वो वर्ड एज अ नाम यूज किया जा रहा है, जो वर्ड हमने लिखा है वो किसी का नाम है, एज अ नाम यूज किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोल देंगे नाम। जैसे मैंने अपना नाम लिखा सत्यम, ये जो वर्ड है ये किसी के नाम की तरह यूज किया जा रहा है, मेरा नाम, नेमिंग वर्ड, एज अ नेमिंग वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन है। ये वर्ड क्या है, नाउन है। हाँ जी। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन अब क्या होता है, हम नाम की जगह पर जो नाम यूज कर सकते हैं, नाम की जगह पर जो नाम यूज कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रो और नाउन, नाउन तो है लेकिन ये वाला प्रो लेवल का है, ठीक है, लेकिन इसका लेवल बढ़ा दिया हमने। तो अब जैसे सत्यम मेरा नाम है, लेकिन मुझको हर कोई सत्यम ही बुलाए और हर जगह पर सत्यम ही बुलाया जाए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बिना नाम लिए ही अपना काम चला लेते हैं।
जैसे किसी ने कहा तुम ऐसा काम कर दो, तो तुम ऐसा काम कर दो, उसने मेरा नाम नहीं लिया, क्या बोला, तुम बोला। तो जो तुम यूज किया ना, वो क्या किया, नाम की जगह पे तो यूज किया, मेरे नाम की जगह पे तो यूज किया। वह लड़की ऐसा काम नहीं करेगी, तो उस लड़की के नाम की जगह पे ही मैंने क्या नाम लिया, वह। तो वह क्या है, प्रोनाउन। समझ गए ना। तो जैसे यू यूज कर सकते हैं ना हम नाम की जगह, तुम यूज कर सकते हैं। उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए, उस व्यक्ति के लिए हम ही यूज, ही सी यूज कर सकते हैं। लड़की के लिए सी, लड़के के लिए ही। ठीक है भाई। आइए, ऐसे ही बाकी सबके लिए भी। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन में क्वालिफिकेशन यानी कुछ विशेषताएं ऐड करें, उनके बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दें हम। जैसे देखिए, मैंने कहा सत्यम नाउन है, और नाउन के बारे में मैं अब इस सत्यम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, दैट ही इज वेरी हैंडसम बॉय। तो क्या है, ये बहुत सुंदर लड़का है। अब बहुत सुंदर लड़का है, तो इसके बारे में क्या मिल गई हमको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। तो ये क्या होगा, जो हैंडसम है ना, हैंडसम क्या, हैंडसम, तो ये जो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाए किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ऐसे इधर भी हो सकता है, यू आर अ गुड गाय, यू आर अ गुड बॉय कर लो, गाय को छोड़ दो, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है भाई। तो ये गुड क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन है। ठीक है भाई। और इस ये जो गुड है, ये क्या बता रहा है, इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये यू तो जो है वो अच्छा लड़का है जी, इसके अंदर अच्छाइयां कूट कूट के भरी हैं। आइए, अब बात कर लेते हैं वर्ब की। यही तो करता धरता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, यानी कोई भी काम होना ही क्रिया है। मतलब सोना, खाना, उठना, पीना, जागना, नहाना, धोना, चलना, उठाना, तैरना, जाना, ये सब क्या है, हमारी वर्ब्स हैं। और इन वर्ब्स की क्या होती हैं, कुछ फॉर्म्स होती हैं, और यही फॉर्म्स हम यूज करेंगे अपने टेंसेस में आगे, जो आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये वर्ब्स बस इतना ही नहीं होता, लेकिन वर्ब्स टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे बहुत सारी वर्ब्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स, हाँ जी, और उन्हीं का यूज करके हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो वर्ब टॉपिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कट, काटना, वॉक, चलना, ये क्या होती है, हमारी वर्ब्स। अब वर्ब्स वैसे तो दो तरीके की होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। हाँ जी। और कुछ एज अ मैन वर्ब भी यूज की जाती हैं। ये तो वर्ब की कैटेगरी है, जब आपको पता चलेंगी तब। कुछ मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, मूड वर्ब्स भी होती हैं। अब ये भी इनके सेंटेंस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा है, एक दिन में हो नहीं पाएगा। मूड वर्ब्स, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि वर्ब्स एक्चुअली में होती क्या है। ये किसी के मूड को डिनोट करेंगी। ये मॉडल वर्ब्स कुछ स्पेशल काम करेंगी, मॉडल का काम नहीं करेंगी, मॉडलिंग ना समझे। और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब जो सेंटेंस में मेन काम होगा, और उस मेन काम की हेल्प करने के लिए आएंगी हमारी ये तीन वर्ब्स, इनकी फॉर्म्स। आइए, अब बात कर लेते हैं एडवर्ब की। अब जो वर्ब में क्या बताए, जैसे हमने देखा ना, नाउन और प्रोनाउन में कुछ स्पेसिफिक जोड़ दे, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, कुछ विशेषता बता दे, उनकी उनके बारे में कुछ बता दे, थोड़ी सी जानकारी दे दे, तो उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन अगर वर्ब के बारे में बता दिया,
तो बोलेंगे ऐड वर्ब, यानी वर्ब के बारे में कुछ ऐड कर दे, ठीक है कि नहीं। ऐड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड कर। आइए, तो वर्ब में कुछ ऐड करते हैं। जैसे आपने वो करा था ना, स्लोली 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 स्लोली, तो वो क्या है, वर्ब। देखिए, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो वह तेज दौड़ रहा है। दौड़ना तो क्या है हमारा, वर्ब है, क्या है, वर्ब। लेकिन इस दौड़ने के बारे में क्या स्पेशल चीज बताई जा रही है कि बहुत तेज दौड़ रहा है, मीन्स जो फास्ट है वो क्या है हमारा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दें, चलिए। हम्म। क्या क्या क्या, स्लोली स्लोली वाला कैसे बनेगा। ही इज वॉकिंग स्लोली स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो वह चलना, चलना क्या है, वह चल रहा है तो ठीक है, लेकिन इस चलने के बारे में क्या बताया गया कि वह धीरे 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 मत मस्त चाल में चल रहा है हाथी की तरह। आइए, अब बात करेंगे हम किसकी, प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन यानी पहले से ही पोजीशन को डिसाइड करने वाला। तो ये क्या होता है, ये किसी नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन, डायरेक्शन, स्थिति को बताने के लिए आते हैं, या किसी फ्रेज की। या तो नाउन का फ्रेज होगा या प्रोनाउन का फ्रेज होगा, या फिर अकेला नाउन ही होगा या फिर अकेला प्रोनाउन ही होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि जो फ्रेज होता है वो वर्क भी एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन, एज अ एडजेक्टिव करता है। तो फ्रेज भी किसका होगा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का ही हुआ। तो उन्हीं के साथ क्या आएगा, हमारा प्रीपोजिशन आएगा। अब जो फ्रेज है उसके बारे में प्रीपोजिशन क्या बताएगा, उसके बारे में बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो मूवमेंट कैसे कर रहा है। थ्रू दी पाइप, पाइप के अंदर से। इनसाइड द रूम, रूम के अंदर। इन दी रूम, रूम के अंदर। अंडर दी टेबल, ऑन दी टेबल। हाँ जी, आपने पढ़ रखे हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। इन, आउट, अंडर, थ्रो, साइड, इनसाइड। ये क्या होते हैं हमारे प्रीपोजिशन, जो क्या बता दें। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हाँ जी, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दिल को भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी, आनंद आएगा। आइए, क्या कर रहे थे हम, प्रीपोजिशन। द वाटर इज रनिंग, दी हटा दो वरना स्पेशल पानी हो जाएगा। वाटर इज रनिंग थ्रू दी पाइप। अब पानी जो बह रहा है, वाटर, वाटर क्या है, नाउन। पानी, पानी जो बह रहा है वो किसके थ्रू बह रहा है, कैसे बह रहा है, कैसे। तो कैसे बह रहा है, थ्रू दी पाइप, पाइप के द्वारा, यानी पाइप में होकर बह रहा है, ठीक है नहीं, पाइप के अंदर से बह रहा है। हाँ जी। एक और लिख लें, चलिए।
मोहन इज मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। स्टैंडिंग मत करो, मोहन स्टैंड्स ऑन द टेबल कर लो, चलो, क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, वो आपको बाद में बताया जाएगा टेंस के दौरान। मोहन स्टैंड्स ऑन द टेबल, मोहन टेबल पर खड़ा होता है। तो ऑन दी टेबल, तो ऑन दी टेबल, दी टेबल क्या है, एक फ्रेज है और जिसको हमने क्या भाई, ये क्या है, इन, आउट, थ्रो, इनसाइड, है जी, तो ये एट, बाई, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्या यूज करने के लिए, टाइम बताएगा एक तो, एक प्लेस बताएगा और एक डायरेक्शन मूवमेंट। टाइम बता देगा कितने बजे से कितने, मतलब टाइम का, सिंस आपने पढ़ा होगा, सिंस, फॉर, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज करते हैं। प्लेस बता देगा, एग्जिट नहीं बताता लेकिन ऐसा आइडिया दे देता है कि हाँ, कि प्लेस की बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है, डायरेक्शन की, मूवमेंट की बात की जा रही है। आइए अब बात कर लेते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजंक्शन यूज करते हैं हम दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। कंजंक्शन मान लो किस तरीके से, आपने ट्रैक्टर ऑलरेडी देखा है, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में गुल्ला डलता है, ऐसे करके गुल्ला ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक वर्ड होता है जिसे हम कंजंक्शन कर देते हैं। देखिए कैसे बताता हूं आपको, होते कौन से हैं कंजंक्शन और क्या होते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो आप भी हंसते मुस्कुराते रहेंगे अपनी जिंदगी में। आइए, जैसे मोहन इज, मोहन तो बार बार लेते हैं, रुक जाओ, मोहन को कुछ इंटरेस्टिंग कर देते हैं। करण, पीता का करण, आइए करण इज इंटेलिजेंट बॉय एंड he marks good in his class। ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, he takes good marks in his class। अब ठीक लग रहा है, क्योंकि मार्क्स को वर्ब बनाना उचित नहीं लग रहा था। आइए, तो करण इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ये तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट सेंटेंस खत्म, इसकी कहानी खत्म। और ही टेक्स गुड मार्क्स इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला ये कौन होता है, ये होता है हमारा कंजक्शन एंड। इस एंड ने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अब क्योंकि इस करण का नाम हमने पहले लिया, तो इस करण का नाम हमने दोबारा नहीं लिया, इसकी जगह क्या यूज किया, ही। तो ये देखो, नाम की जगह पर क्या यूज किया, ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन, बताया था भी।
समझ गए बात को? अकेला एंड नहीं होता, और बट और भी होते हैं। ठीक है भाई, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी भी बात करेंगे। एच, एज वेल एज, बट आल्सो, एंड, और, स्टिल, ये भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है कि नहीं? अनटिल, अप टू, ये प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों में यूज हो जाते हैं, तो घबराए ना। आइए, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ये आपके दिल की उमंग, दिल की खुशी, अंदर का जुनून, उत्साह, जो भी आप अपने अंदर से बाहर से अपने एक्सप्रेशन डिले करते हैं, मतलब डिले नहीं निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका कंजक्शन बोलते हैं। अगर मैं हंस रहा हूँ हा 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 हा, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे क्या हैं? कंजक्शन। अगर मैंने मैच जीता, मैंने बोला अलास वी विन द मैच, तो ये क्या है? हमारा अलास कंजक्शन है। यानी जो वर्ड्स हमारे मन के भावों को दिखाने के लिए यूज करते हैं, सुख दुख को बयां करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंजक्शन। आइए, सॉरी, इंटरजेक्शन। जैसे हरी अप, अलास, अगर किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए, दुख की घटना हो जाए, तो हम यूज करते हैं अलास। अपनी बोलचाल की भाषा में हा 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 हा, तो ये क्या होता है? हंसी आने पर। ठीक है कि नहीं? और भी बहुत सारे हैं, लिखने जाऊंगा तो बहुत डिले हो जाएगा, आप समझ सकते होंगे, सौरों को दिखाने के लिए। आइए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। तो हम ये पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन, तो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जाएगा कि पहचानिए कौन सी नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। तो देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के और उस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को बताता हूँ कि वो क्या क्या हैं। आइए, तो ये पहले से लिखा है, इसी को बता देता हूँ, कहीं भटकना नहीं है। करण, पिता का करण। आइए, करण इज अ इंटेलिजेंट बॉय and he takes good marks in his class। हर मत कर देना वरना लड़की हो जाएगी। हाँ जी, आइए, तो करण, करण क्या है? एक लड़के का नाम है। तो नाम क्या होता है? नाउन होती है। हाँ जी, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताया मैंने, लेकिन इसको ध्यान रखें, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच वी। इंटेलिजेंट बॉय है, तो देखिए बॉय है, बॉय क्या है? बॉय क्या है? क्या है बॉय? नाउन की प्रोनाउन, बॉय नाउन है। हाँ जी, और ये कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ, अब कौन सी कैटेगरी का नाउन है वो बाद में बात करेंगे, अभी नाउन है। ठीक है, एंड अभी बताया, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसका नाम क्या होता है? कंजंक्शन है ये जो वर्ड है ये कंजंक्शन है। हाँ जी, करण की जगह पर ही क्या यूज कर रहे हैं? ही, वह। करण का ही नाम तो ही है, और ही की जगह पर क्या ले रहे हैं? वह। तो मतलब ये नाम की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह पे यूज होने वाला प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करके वर्ड यूज किया जाए वो प्रोनाउन। हाँ जी, टेक्स, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। वर्ब का थोड़ा सा मैंने आइडिया तुम्हें कम दिया तो आपको कम पता होगा। मेन वर्ब है। हाँ जी, गुड मार्क्स, तो मार्क्स क्या है? नंबर, गुड मार्क्स, तो गुड क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। और नंबर क्या हो जाएगा आपका? मार्क्स, नंबर, ये तो नाउन ही रहेगा।
इन हिज क्लास, तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन एक स्पेशल तरीके का होता है, हम आपको बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे तब, ठीक है कि नहीं। ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आएगा ये टॉपिक, जिसमें हम हिज और हर की बात करेंगे। और ये आखिरी जो रह गया है प्लेस। प्लेस भी आपका क्या है, नाम, प्लेस का नाम। नाम, हाँ, कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान कर भी बता दिए और समझा भी दिए थोड़े थोड़े से। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो आपके अंदर अब चिंगारी लग चुकी होगी। आइए, इसको बुझाना मत जब तक टॉपिक ना पढ़े। आइए, टेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। आइए, तो टेंस कुछ नहीं होता। टेंस एक तरीके से एक वर्ब की फॉर्म होती है। किसी भी सेंटेंस के बोले जाने पर हमें उसके काल का पता चल जाए, यानी टाइम का पता चल जाए, और उसके एक्शन का पता चल जाए। यानी टेंस एक वर्ब का ऐसा सेगमेंट बनाया गया है जिसमें हम उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, उस एक्शन की कैटेगरी भी बता पाएंगे, और वो एक्शन किस टाइम पर हो रहा है उस टाइम की कैटेगरी भी बता पाएंगे। तो पर्टिकुलरली क्या होता है, हम किसी भी एक्शन को यानी किसी भी काम को चार तरीके में करते हैं। या तो कोई काम चल रहा होता है, या तो कोई काम इंडेफिनिट होता है, पता ही नहीं है चल भी रहा है कि नहीं, चलता ही रहेगा, क्या होगा, इंडेफिनिट काम। एक काम होता है कंटिन्यूस, जो बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पता नहीं है, बस चल रहा है, अभी तक तो अभी तो चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तीसरा काम होता है परफेक्ट, हाँ, हो चुका है कंप्लीट पूरा, मैंने अब ये मैंने कर लिया खत्म, ये रख दिया मैंने करके। चौथा तरीके का काम होता है क्या, कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूं और अब भी चल रहा है, मतलब 2 घंटे तक तो हो चुका है और अब भी कर रहा हूं, तो ये होता है काम। ये होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो परफेक्ट भी हो चुका है कुछ, और कुछ ना कुछ कंटिन्यूस भी है। तो ये तो काम, एक्शन चार तरीके से डिवाइड हो गया। और ऐसे ही टाइम भी हमारा कितने तरीके का होता है, तीन। कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है जिसकी आपको चिंता करनी है। चिंता फ्यूचर की नहीं करनी, आज की करनी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो टेंस होता है, इसको मिटा दिया जाए ताकि आपके दिल में उमंग जग जाए। आइए, तो टेंस, इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी परिभाषा भी बहुत गहरी सी है, परिभाषा गहरी सी है, तो डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर बनाया जाता है, एक सेंटेंस ही होता है, ये भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं होता कुछ भी। तो एक एक्शन होता है और एक आपका होता है टाइम। ये क्या करता है, इन दोनों की डिटेलिंग कर देता है, एक्शन की डिटेलिंग कर देता है और टाइम की। ऐसे शॉर्ट में समझ ली, डिटेलिंग ऑफ एक्शन एंड टाइम। टेंस क्या होता है, डिटेलिंग। एक्शन एंड टाइम। तो एक्शन और टाइम, किसी सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन है और कौन सा टाइम है उसकी डिटेलिंग कर देता है, उसको कैटेगराइज कर देता है। तो देखिए, एक्शन कितने तरीके के होते हैं, एक्शन आपके चार तरीके के होते हैं, मैंने बताया इंडेफिनिट। मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है से आपको क्या पता चला, खाता है, खा भी रहा है, खा रहा है, अब खाता है। इंडेफिनिट है, कुछ पता नहीं है, इंडेफिनाइट। अनिश्चित हिंदी में बोले तो, ठीक है कि नहीं भाई। और एक कंटिन्यूस है, जो चल रहा है, मोहन दौड़ रहा है, सीमा खाना खा रही है, रीता पढ़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, कंटिन्यूस है, जो काम हमारे देखे जाने के समय चल रहे होते हैं वो। आइए, परफेक्ट क्या होते हैं, परफेक्ट वो होते हैं
जो जो क्या जो खत्म हो चुके हैं, जो काम शुरू हुए और खत्म भी हुए। ठीक है कि नहीं? जैसे मैं रात को सोया, अब सो के खत्म किया मैंने सोना। आइए, अब एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यहाँ थोड़ा सा चक्कर पड़ता है कि परफेक्ट भी खत्म भी हो गया और चल भी रहा है, ये क्या मांग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मंजुलिका की कहानी हुई जा रही है। आइए, तो परफेक्ट का मतलब ये है कि परफेक्ट थोड़ा सा हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि थोड़ा सा चल रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको कब से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आधे घंटे से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने पढ़ा भी लिया थोड़ा सा, तो आधे घंटे पढ़ाने का काम पूरा हो गया ना, और अभी चल भी रहा है। तो ये क्या है? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। थोड़े समय से काम चल रहा होता है और भी चल रहा होता है, मतलब 1-2 घंटा हो गया है, अब भी चल रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली स्टेट। हाँ जी, ये भी ठीक है। और टाइम को भी कैटेगराइज कर देते हैं। तो टाइम एक तो होता है पास्ट, जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। तुम्हारा पास्ट नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट जो अब वर्तमान है। वैसे पास्ट को हिंदी में बहुत भयंकर बोलते हैं, भूत का डरना मत। आइए, और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसकी सबको चिंता रहती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। फ्यूचर। अब क्या होता है कि ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं एक्शन, ये चारों एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, पास्ट में भी हो सकते हैं, और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। इसीलिए पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और ऐसे ही प्रेजेंट के साथ भी बन जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ भी बन जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कुल मिलाकर के जो टेंस बन जाते हैं, वो कितने तरीके के बन जाते हैं हमारे? 12। ठीक है भाई? आइए, अब कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कोई टाइम और पूछ ले कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 12-3 में कोई ध्यान रखना, टाइम 3, टेंस 12। आइए, अब आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ वैसे ही है, पॉलिटी की तरह। आइए, आपको समझाता हूं। जैसे आप हैं, आप, हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। आप हैं और आपके भाई हैं या बहना है छोटी। तो क्या हुआ, आप दोनों को कुछ कुछ चीजें बांट मूट कर दे दी गई हैं दोनों। कोई चीज पप्पा लाए और पप्पा ने बांट दी, लेकिन आप तो बड़े चंचल टाइप के हो, तो क्या किया, आपका मन विचलित हो गया कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो आप दोनों में क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा, चिल्लपों करने लगे आप लोग। ठीक है कि नहीं भाई? तो फिर ये केस कहाँ लेके जाया जाएगा? पप्पा के पास। पापा बोलेंगे ऐसा ऐसा करो, वो छोटी लड़की है, तू बड़ी है, समझदार है, उसको ये वाली चीज दे, तो रुक, रहने दे, तो पापा फैसला कर देंगे। हाँ जी। तो लड़का होगा तो लड़के के केस में भी ऐसा ही होगा, लड़के के केस में बड़े लड़की में झपाट भी लगा देंगे पापा। हाँ जी। तो आइए, यानी पापा ने क्या कर दिया, एक समझौता कर दिया, एक एग्रीमेंट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जिन वर्ड्स पर क्या होगा हमारा मतभेद होगा, कुछ कुछ स्पेशल रूल होंगे। जैसे हमने पहले तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उसका क्या करवाएंगे, हम एग्रीमेंट करवाएंगे। इनकी मनामनी नहीं हो पाती कि मैं ये वाला हेल्पिंग वर्ब लूंगा या सिंगुलर वाला हेल्पिंग लूंगा या प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लूंगा। ठीक है कि नहीं? कैसे? क्योंकि जब हम टेंस पढ़ के आ रहे होते हैं और मॉडल वर्ब्स पढ़ के आ रहे होते हैं, तो हम वैसे तो वर्ब्स को हम डिसाइड करना सीख जाते हैं,
that which sentence or tense taking whose verb, but there are some sentences in which we will not decide that what verb we would use in that particular sentence, कि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज करें, सिंगुलर और प्लूरल. And to clarify this, we will put a next topic, that is subject and verb agreement. मतलब उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए, उन जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बीच में मतभेद है, उनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है कि यहाँ सिंगुलर प्लूरल की आप समझ जाएं कि कब कहाँ सिंगुलर वर्ब लेनी है और कब कहाँ प्लूरल वर्ब लेनी है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कड़ी चावल वाला. करी एंड राइस इज माय फेवरेट डिश. अब देखिए, वैसे तो करी एंड राइस ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्लूरल. ठीक है भाई, लेकिन क्योंकि ये एक एज अ डिश यूज किए जाते हैं, ऐसा खाने भोजन भोजन डिश यूज किया जाता है, तो इनको सिंगुलर काउंट किया जाता है. अब देखिए, रूल के हिसाब से तो ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन प्लूरल ना होके क्या है, ये सिंगुलर है. इसीलिए यहाँ ये वर्ब इज आई है, वरना कायदे से तो क्या आनी चाहिए थी, आर आनी चाहिए थी, लेकिन आर यहाँ पर क्या होगी, गलत होगी. तो ये क्या किया कि हम इस टॉपिक में पता लगाएंगे. ऐसे ही कुछ और केसेस भी हैं जिनमें हमें किस पर मतभेद, किस पर डाउट रहता है, किस पर डिलेमा में फंसे रहते हैं हम लोग, कि सिंगुलर वर्ब यूज करें कि प्लूरल वर्ब यूज करें. तो उस डिलेमा को खत्म करने के लिए, आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ बनाने के लिए हमने ये टॉपिक बना दिया है अलग से, सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है भाई, जिसको और बढ़िया गहरे शब्दों में बोलते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स, सोनाटैक्स नहीं, सिंटैक्स. कहीं आप गाने सुने चले जाए. आइए, तो ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. अब आइए, डिटरमाइनर्स. तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स डिटरमाइन करने का मतलब होता है किसी चीज को बता देना कि वो कहाँ है. जैसे दिस और दैट. दिस और दैट क्या बताते हैं, दिस मतलब ये रहा, दिस यही है, दैट मतलब वो रहा दूर, दूर दराज एरिया में. तो ये क्या किया इन्होंने, हमें डिटरमाइन किया. आर्टिकल्स इज आर एम, सॉरी क्या बोले जा रहा हूँ, आर्टिकल्स ए एन द. तो ए का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग कब करेंगे, द का प्रयोग कब करेंगे, और इनके साथ आर्टिकल्स के साथ अलग डिटरमिनर्स भी होते हैं. आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है भाई, और कुछ अलग डिटरमिनर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिस दैट दीज दोज, ये भी क्या है आपके डिटरमाइनर्स हैं. ठीक है भाई, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. किसको डिटरमाइन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं. उनके बारे में बता देते हैं हमें कुछ जानकारी. आइए, हाँ जी, टाइप, सेंटेंस टाइप्स एंड इम्प्रूवमेंट. तो सेंटेंस जो हमने फ्रेम किए, अभी हमने वर्ड्स के टाइप समझे, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब. ऐसे ही जो सेंटेंस बनाए हैं, उन सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं. जैसे नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है. ठीक है कि नहीं भाई. तो नेगेटिव मतलब राम खाना खाता है, ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य. राम खाना नहीं खाता है, नेगेटिव नकारात्मक, मतलब नहीं लग गया तो नकारात्मक. प्रश्नवाचक, अगर कोई उस सेंटेंस में प्रश्न पूछ लिया, यानी इंटेरोगेटिव, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम सो क्यों रहे हो, जग जाओ, ध्यान से पढ़ो. तो ये क्या है, एक सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा कि तुम सो क्यों रहे हो. और एक्सक्लेमेटरी
जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी की बात करेंगे, क्लास वाली वही, ठीक है कि नहीं। तो इन्हें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग टेंस मॉडल वॉडल्स पढ़ चुके होंगे जब तक। तो हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, इनकी इम्प्रूवमेंट की। इनमें कुछ एरर होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, गलतियों को पकड़ेंगे और उन्हें सुधारेंगे। ठीक है भाई, इम्प्रूवमेंट। मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो मॉडल, मॉडल ये वो वाला मॉडल नहीं है जो चल रही है आजकल मॉडलिंग बहुत, ये थोड़ी सी मॉडल अलग है। ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं एक्चुअली में, ठीक है कि नहीं। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा भी और वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग का एक सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती हैं, उन्हें बोलते हैं मॉडल मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। एक्चुअली वर्ड टॉपिक में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कर पाती। उन स्पेशल वर्ब्स के लिए कुछ वर्ब्स स्पेशल बनाए हैं हमने, मॉडल वर्ब्स, जैसे सेल, शुड, मे, माइट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू। ये क्या है, हमारी कुछ ऐसी हेल्पिंग सॉरी मॉडल वर्ब्स हैं। एक सेंटेंस बना देते हैं, चलिए सेंटेंस तो क्या ये बना देते हैं, चलो। Could you give me your pen? Could you give me? अब भाई साहब, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक तो बोलते हैं कि पास्ट है, कैन कुड, कुड जो है वो कैन का पास्ट है, कुड जो है वो सेल का पास्ट है। भाई पास्ट तो होता है, लेकिन ये अलग से अपनी मॉडल्स भी होती हैं। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, इनमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैन, कुड, मे, माइट, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी संशय ना रहे कि क्या पढ़ने वाले। कैन, कैन का पास्ट कोड याद कर लेना, तो सेल का शुड हो जाएगा। नीड, डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू स्पीक दिस, तुम्हारे ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, वही वाला डेयर है ये, आपने सुना होगा, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। कंडीशनल्स, ये बड़ा प्यारा है। कंडीशनल्स में क्या होता है, कंडीशनल्स में भी हम टेंस पढ़े, मॉडल्स पढ़ने के बाद जब हम कंडीशनल्स पाएंगे, आपने सुना होगा, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। यानी मोहन के पास होने पर कंडीशन लगी है कि कठिन परिश्रम करेगा तो ही पास होगा। इफ मोहन वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। तो ये क्या है हमारा कंडीशनल। तो प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। अगर मैं मेहनत करता तो घर बना लेता। कब बना लेता, जब मेहनत करता। तुम जाग जाते तो समय से स्कूल पहुंच जाते। तो तुम जाग जाते, इस स्कूल पहुंचने की क्या कंडीशन है कि तुम्हें जागना पड़ेगा। यानी जो सेंटेंसेस अपने साथ कोई ना कोई शर्त लेकर के आए, कोई ना कोई कंडीशन लेके आए, उन्हें किसमें पढ़ेंगे हम लोग, कंडीशन। ठीक है भाई, ये बहुत टाइम खिंच रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम कम बता रहा हूँ, वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा। वॉइस, वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये वाला टॉपिक, ये यहाँ पहुंच गए हम लोग। वॉइस, तो वॉइस क्या होता है, वचन, सॉरी वाच। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं क्या, वाच। तो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में जो बात कही गई होती है वो कही गई होती है सब्जेक्ट के थ्रू, यानी सब्जेक्ट किसी बात को बोल रहा होगा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें मोहन किताब पढ़ता है, इसमें मोहन
को प्रीफरेंस दी गई है, मैन प्रीफरेंस। मोहन किताब पढ़ता है। अब ये तो है हमारा एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसी को उल्टा बोल दूं कि किताब मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। सेंटेंस एक ही है लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। इसी चीज को बदलना सीखते हम लोग। हमको एक सेंटेंस दिया जाता है, राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स द बुक। द बुक इज रीडिंग बाई राम। यानी राम के द्वारा, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है भाई। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अदल बदल कर देना, क्या आएगा? वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस राम किताब पढ़ता है, और पैसिव वॉइस राम किताब के सॉरी किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे किसमें? एक्टिव और पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम नरेशन। नरेशन में क्या है? कथन। कथन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं किसी बात को बोलता हूं, मैंने किसी व्यक्ति से ये बोला, मान लीजिए मैं रोहन से बोला, मैंने रोहन से किसी व्यक्ति के बारे में बात की। मैंने कहा, रोहन, सोहन बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, ऐसे नहीं बनेगी बात। मैंने बोला रोहन से, रोहन, तुझे पता है सोहन के पिताजी बहुत सुंदर हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे ये चीज लिख लिख के बता देता हूँ। He said to Rohan, that is, उसने रोहन से कहा कि वह मार्केट जा रहा है। उसने रोहन से कहा कि वह मार्केट जा रहा है। अब उसने रोहन से कहा कि वह मार्केट जा रहा है, इस वाक्य को अगर खुद रोहन बोलेगा तो कैसे बोलेगा? समझ पा रहे हो ना? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कही गई बात को अगर यही बोलेगा कि उसने मुझसे कहा था, अगर रोहन बोलेगा ही सेड टू रोहन, रोहन ने तो उसको बोला। लेकिन अगर इसी बात को रोहन बोलेगा कि उसने मुझसे कहा था, तो ही सेड टू रोहन दैट। अब ही इज गोइंग टू मार्केट नहीं आएगा, दैट उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आएगा। एक्चुअली में जब हम इसको समझेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी जब आपको डिसाइड करना आएगी तो आप समझ पाएंगे फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो मैं चेंज करके तो बता दूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा। और क्या हमेशा कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं? क्या क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और क्या इसके थोड़े से मायने रहते हैं? अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने किसी बात को बोला है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो अब जब मुझसे बोला गया है और उसी बात को अगर मैं बोलूंगा तो कुछ और तरीके से बोलूंगा। जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तो मैं कहूंगा मेरे पापा ऐसे। अब वो जो तुम्हारे था, अब वो कैसा हो गया? मेरे। मैं बोलूंगा तो मेरे हिसाब से चीजें बदल जाएंगी, उसके हिसाब से। जैसे सोहन ने मुझसे कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो सोहन ने मुझसे कहा कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अब जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा?
सोहन ने मुझसे कहा कि मेरे पापा अच्छे हैं। उसने बोला था कि सोहन ने मुझसे बोला तुम्हारे पापा अच्छे हैं, लेकिन अब जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि सोहन ने मुझसे कहा कि मेरे पापा अच्छे हैं। अब मेरा कहने का मतलब बदल गया। मैंने मुझ अब मैंने यूज किया, मेरे किया यूज, उसने क्या किया, तुम्हारे यूज किया। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स बदलते हैं, जिनको हम चेंज करके एक न्यू सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आ सकता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। चलिए, थक गया भाई साहब बड़ी जल्दी। इनवर्जन। इनवर्जन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में एक स्पेशल लाने के लिए, उसे मतलब एम्फेसाइज करने के लिए, उसे उसे मतलब फोकस में लाने के लिए, लोगों की फोकस में आए बात, तो उसको इन्वर्जन कर दिया जाता है। उसका इन्वर्जन क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट एज अ जो जो चीजें जैसे सब्जेक्ट और वर्ब जैसे लिखी जाती हैं, ऐसा रिचुअल लिखी जाती हैं, ऐसा ट्रेडिशन चल रही होती है पहले से कि यही सही माना जाता है, लेकिन उसमें टेर फेर करके सेंटेंस को थोड़ा सा बदल करके, ताकि इस पर लोग इम्फेसाइज करें। जैसे देखिए, मैंने लिख रखा है एक सेंटेंस, मीन्स चेंजिंग द टिपिकल वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस ऑफ्टन टू ऐड एम्फेसाइज और फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी लाने के लिए, मतलब फॉर्मेलिटीज में चीजों को फॉर्मल बनाने के लिए, एकदम व्यवस्थित ढंग से ऐसा बनाने के लिए, ऑफिस वर्क टाइप। नेवर हैव आई सीन सच अ थिंग। मैंने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। तो वैसे ये सेंटेंस कैसे बनता, नेवर आई हैव सीन सच अ थिंग, लेकिन इसको एम्फेसाइज करने के लिए इसको कैसे लिखा गया, नेवर हैव आई सीन सच अ थिंग, जबकि ये हैव इधर आता, आई पहले आता, लेकिन इसको एम्फेसाइज करके लिखा गया, तो यहाँ क्या यूज किया गया है, इनवर्जन। समझ के, एम्फेसाइज करने के लिए जब सेंटेंस के वर्ब और सब्जेक्ट के साथ थोड़ी सी अदल बदल कर दी जाए, ए फिर कर दिया जाए, तो बोलते हैं कि ये इन्वर्जन हो रहा है। बस आपको थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स का हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग के टाइम। मूड वर्ब्स क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए वो सेंटेंस यूज किया जा रहा है, उसका कुछ मूड होता है। ये मूड वही वाला मूड है जो आप बोलते हैं कि मूड खराब है, मतलब गुस्सा है, खुश है, या फिर जो भी भाव हैं, उन उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती है। उन वर्ब्स को हम लोग, उन वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप लोग समझ पाएंगे मूड क्या कैसे होता है। थोड़ा सा एक्चुअली में वो वाला मूड नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा वही है। क्वेश्चन टैग्स। तो कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं। क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है, हम सेंटेंस को बोल करके छोड़ देते हैं। जैसे पीयू, पीयू तूने मोटर बंद की कि नहीं। तो ये अभी क्या है, आधा क्वेश्चन है, की कि नहीं। तुमने पढ़ाई की कि नहीं, मोहन स्कूल जाएगा कि नहीं, सीता खाना खाएगी कि नहीं, तुम पढ़ते हो कि नहीं, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं, कहीं तुम जबरदस्ती तो नहीं पढ़ते हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें क्वेश्चन टैग पीछे छोड़ दिया जाता है, इजंट इट, मतलब यस और नो में आंसर मिलने का भाव छोड़ दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इजंट इट और नॉट। आइए, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो स्लैंग क्या होता है, स्लैंग का मतलब होता है झूठ, मिस यूज करना। जैसे तुमने बहुत सारी लड़कियों को सुना होगा, ये दिस इज माई कजन ब्रदर एंड दिस इज माई डैड। तो कजन ब्रदर बोलते हैं, कजन का मतलब ही होता क्या है, चाचा ताऊ का लड़का है जी। कजन का मतलब क्या होता है, चाचा ताऊ का लड़का, वो भाई होगा। तो कजन ब्रदर यूज करना गलत होता है जी। तो ये क्या है, स्लैंग वर्ड है। कजन ब्रदर नहीं होता, कजन होता है खाली, तो इसमें ब्रदर गलत है, इसीलिए इसको स्लैंग बोलते हैं। सुपरफ्लुअस क्या होता है, लेकर रखा है मैंने थोड़ा सा। सुपरफ्लुअस क्या होता है, सुपरफ्लुअस मतलब हद से ज्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। सुपरफ्लुअस, फ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा। मतलब जैसे हम बोलते हैं पास्ट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री नहीं होती, जो पास्ट होता है उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। जिसमें पास्ट हिस्ट्री नहीं, केवल हिस्ट्री सही होता है, पास्ट गलत होता है।
पास्ट रिकॉर्ड, भैया जो रिकॉर्ड होता है वो पास्ट का ही होता है, तो इसमें पास्ट रिकॉर्ड नहीं बोलते, खाली रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब जो पुरानी चीजें हैं उनका हिसाब किताब। ठीक है भाई। फ्री गिफ्ट, भैया वो फ्री है तभी तो गिफ्ट है, तो फ्री नहीं लगाते, फ्री गिफ्ट नहीं बोलते, खाली गिफ्ट बोलते हैं, फीस के साथ गलत होता है। माइजरमैन, कंजूस आदमी, भैया कंजूस आदमी नहीं होता, वो कंजूस वर्ड ही अपने आप में सेल्फ डिफाइनिंग है कि वो आदमी की बात की जा रही है, और ऐसे आदमी की बात की जा रही है जो कैसा है, तुम्हारे जैसा कंजूस है। ठीक है। आइए, तो आ गए हम पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन जैसे तुमने देखा होगा, हिंदी में भी हम लोग शॉर्ट शॉर्ट करके लिख देते ना, चिन्ह, चिन्हार्थक बोलते हैं शायद, है ना। तो कुछ सिंबल्स भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, फुल मार्क, स्टॉप, है जी। तो जो कॉमास, फुल स्टॉप्स और बहुत सारे साइन हम यूज करते हैं शॉर्टिफिकेशन के, जैसे देखो अभी मैंने तुम्हें बताया, फुल स्टॉप जैसे जैसे कोई सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया, एक्सक्लेमेशन लगाया, ऐसे करके कभी लगाया, ठीक है कि नहीं, कॉमा लगाया जब मैं रिपीटेशन चीजों का किया तब। तो ये चीज हम कहाँ पढ़ते हैं? पंचुएशन में। हिंदी में भी जैसे कभी कभी लिखते हैं नंबर, तो आपने देखा होगा नंबर ऐसे करके लिखते थे, तो ये क्या है? पंचुएशन में आता है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही इंग्लिश में भी लिखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। ठीक है कि नहीं? तो अलंकार, जैसे इंग्लिश में बात करूं तो सिमले, मेटाफोर, इन्हें कैसे पहचानते हैं कि एक वर्ड कभी कभी एक्चुअली में ये प्रोज में आते हैं हमारे इंग्लिश के में, है ना। तो जहाँ कविता पढ़ते हैं हम लोग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिमले, मेटाफर, जैसे हम कहते हैं ना रूपक अलंकार, और अलंकार पढ़ते हैं, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए पोराय, जो ना खाए। कनक क्या होता है? एक तो होता है सोना, एक होता है धतूर, तो इनके रिपीटेशन से क्या होता है, चीजें बदलती हैं, तो हमें ये भी पढ़ेंगे। जैसे एफ एफ वर्ड यूज हो गया, तो उसमें कौन सा मेटाफर है, सॉरी कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिले है, मेटाफर है, और भी हैं जिनकी हम बात करेंगे कब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट करना, वही है। फिर ये हो जाती है हमारी ग्रामर खत्म, लेकिन ग्रामर से बात नहीं बनेगी। आइए, फिर ये तो सारा सेक्शन हमारा याद करने का है, तो ये तो मैं तुमको बस प्रोवाइड करवाऊंगा बोर्ड पर लिख के, और उसको समझा दूंगा, एक बार आपको याद करना है। सिनोनियम्स है, मीनिंग्स होती है, याद करनी है। सिनोनियम्स मतलब एक वर्ड है और उसका दूसरा वर्ड याद करना। समानार्थी, जिसकी वर्ड मीनिंग अलग हो लेकिन उसका अर्थ सेम हो। ठीक है कि नहीं? पर्सन और मैन, मैन माने भी आदमी होता है, पर्सन माने व्यक्ति होता है, दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थी, सिनोनियम्स। एंटोनियम्स, उल्टा उल्टा, उसका विपरीत, गर्म का ठंडा, हॉट का कोल्ड। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या होते हैं? एंटोनिम्स। आइडम्स एंड फ्रेजेस, आइडम्स वही होती हैं, अतजल गगरी झलकत जाए, है ना, मतलब अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मतलब जो कहावतें यूज करते हैं ना हम लोग अपने बोलचाल में, उन्हें बोलते हैं आइटम्स, इंग्लिश में भी याद की जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेकार्थी, एक अनेकार्थी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ड्स के साथ जब हम कोई वर्ब जोड़ देते हैं तो उस वर्ब के जोड़ने से उसका मीनिंग भी बदल जाता है, तो हमको वो भी वोकैब में अलग से याद करना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जब इनका फ्रेज बन जाता है तो इनका मीनिंग बदल जाता है फ्रेज का पूरे का। रूट वर्ड स्पेलिंग्स भी याद करनी पड़ती है, जैसे स्पेलिंग याद नहीं होंगे तो वर्ड्स वोकैब, शब्द ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बोल पाएंगे। रूट वर्ड्स मतलब जो किसी वर्ड में, जो एक वर्ड है, एक मेन वर्ड है, उसमें आगे या पीछे जुड़ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं रूट वर्ड्स। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, तो ये तो कैटेगरी है मीनिंग्स की जिन्हें हम याद कर लें। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दे दी जाता है, 10 20 25 30 लाइन होंगी, और उन 25 30 लाइन को आपको इंग्लिश में पढ़ना है और उनको आपको डिटेलिंग करनी है, समझना है, और उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अनसीन पैसेज भी हो सकता है कभी कभी आपकी, अगर आप स्कूल बोर्ड्स में हैं तो कभी कभी आपकी स्कूल की बुक में से कोई चैप्टर का कोई पैसेज उठाया जाता है, उसको दे दिया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको हमेशा अनसीन पैसेज मिलेगा जो आपने कभी पढ़ नहीं रखा होगा, और उस पर बेस्ड आपको वोकैब पर बेस्ड और वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हम करेंगे तो प्रैक्टिस का काम है। न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स ये हिंदी का नहीं है, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर को हम दो कैटेगरी, दो पर्पज से पढ़ते हैं। एक पर्पज तो ये है कि हमको हमारा ये कंप्रीहेंशन ठीक हो जाता है। दूसरा पर्पज ये है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एज अ, हम उसको छांटना सीख जाएं, एज अ हेडलाइन, एज अ करंट जिससे हम प्रिपेयर करते हैं, वो वाली चीज कैसे की जाती है तो वो हम समझेंगे। आर्टिकल्स भी उसी का एक हिस्सा है। और ये आपकी कैटेगरी है जिन कैटेगरीज में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक से, ये ये सारे टॉपिक और ये सारे टॉपिक को मिला करके, जैसे ये कुछ वैसा ही जैसे अति लघु दीर्घ लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कुछ वैसे ही है यहाँ पर। तो या तो फिलअप्स में या तो फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा इन पर बेस्ड, या एरर, कोई सेंटेंस लिख देगा उसमें बताएगा गलती कहाँ है, बताओ कौन से पार्ट में गलती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह देगा कि ये सेंटेंस लिखा है इसमें जो गलती है उसे सही करो। पैराजम्बल्स और PQRS, जैसे कोई एक सेंटेंस होगा उसका ये ए बी ऐसी और लिखा होगा सी वैसी डी, सॉरी PQRS लिखा है तो PQRS लिख देता हूँ PQR, और ऐसी और होगा तो एस। तो इनमें से कौन से पार्ट में गलती है, पैराजम्बल्स और PQRS एक ही बात है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, ऐसे एक पैसेज सा होता है जिसमें थोड़ी सी लिखा होता है, डैश थोड़ा सा लिखा होगा, डैश थोड़ा सा लिखा होगा, डैश ऐसे करके पैसेज लिखा होगा, और उस पैसेज में हर एक ब्लैंक के लिए आपको चार क्या दी जाएंगी, चार आपको फिलअप्स दी जाएंगी। जैसे ये ब्लैंक 1 है, ये ब्लैंक 2 है, ये ब्लैंक 3 है, इतना नहीं होता, लिखा होता है बीच बीच में बहुत सारा बहुत सारा। ये ब्लैंक 4 है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये ब्लैंक 5 है, फिर ये लिखा है, ऐसे करके आपको दी जाती है। और हर एक ब्लैंक के लिए चार ऑप्शन होते हैं। ये पहली ब्लैंक के लिए ABCD, बताइए इनमें से कौन सा भरा जाएगा यहाँ पर। तो वो हम पढ़ेंगे समझेंगे कैसे भरे जाते हैं, ऐसी दो के लिए, ऐसी तीन के लिए, ऐसी चार के लिए। क्लोज कंपोजिशन क्या होता है, जब इनको अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, पहली ब्लैंक की पहली लाइन अलग, दूसरी ब्लैंक की दूसरी लाइन अलग, तो उससे क्लोज कंपोजिशन सेम सेम ही है, बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए मैंने उसको और करके लिख दिया। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम यही खत्म करेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने, देखिए वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेज, क्लॉज, ये तो चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा क्योंकि हमने समझी, तो आज थोड़ा सा कल और डीप देंगे। लेकिन हम कल एक्चुअली में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक, नाउन। तो अपनी कमर की पेटी बांध कर आप लोग तैयार रहें, हम कल स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है कि नहीं, जहाँ हम समझेंगे कि लेटर्स कितने होते हैं, वर्ड्स कितने होते हैं, अल्फाबेट का थोड़ा सा आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नाउन पर। तो यही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और जान करके अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर किया होगा। ठीक है कि नहीं, चलिए धन्यवाद। माता पिता की सेवा करिए, जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए, शुक्रिया।